गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम इन माय वीडियो। और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं 8th क्लास की हिस्ट्री, जिसका हिस्ट्री का एक चैप्टर जिसका नाम है वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ऑनर्स। इस चैप्टर में बेसिकली हमें इंडिया जब ब्रिटिश का गुलाम था, जब ब्रिटिश ने इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाया था, उस पीरियड में किस तरह से इंडिया की जो क्राफ्ट इंडस्ट्री थी, जो स्मॉल इंडस्ट्री थी, जो रन करती थी रूरल एंड अर्बन एरियाज़ में, उसमें काम करने वाले जितने भी क्राफ्टमैन्स थे, जितने भी लोग थे, उनकी लाइफ पर किस तरह का इम्पैक्ट ब्रिटिश की रूल का पड़ा। इस चैप्टर में हम ये नॉलेज गेट करने वाले हैं। अंडरस्टैंड? तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि इंडिया का जो कपड़ा था और जो आयरन था वो पूरे वर्ल्ड में फेमस था। इंडिया का जितना भी कल्चर है, कल्चर के साथ साथ उसकी जितनी भी इंडस्ट्री थी उस समय की, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री और आपकी आयरन इंडस्ट्री, वो पूरे वर्ल्ड में उसका जो गुड्स था वो पूरे वर्ल्ड में फेमस था। और इसके जो एविडेंस है वो हमें इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं उसने प्रोवाइड भी कराए हैं कि इंडिया का जो कॉटन था वो पूरे वर्ल्ड में फेमस था। तो जब ब्रिटिश इंडिया के अंदर आए और उन्होंने इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाया, तो उन्होंने देखा कि इंडिया के अंदर मिलने वाला जितना भी कॉटन है वो फाइन क्वालिटी का है। उस क्वालिटी को परचेज कर और उसका कपड़ा क्लॉथ बनाकर हम अपनी मार्केट में, अपने कंट्री में यदि हम उसको सेल करें तो डेफिनेटली हम ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो इस पर्पस से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाना शुरू किया। साथ के साथ यूरोप के जितने भी कंट्री थे वो भी इंडिया की ओर इसी पर्पस से, इसी एम के साथ आए थे कि वो इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाएं, इंडिया के साथ एक बिजनेस का गुड रिलेशन बनाएं और इंडिया में मिलने वाला जितना भी रॉ मटेरियल है, कॉटन है, उसको हम लो क्वालिटी पे परचेज करके हाई क्वालिटी पर इसको अपनी कंट्री में जाकर सेल करें और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं। तो उन दिनों इंडिया का जो व्यापार था कपड़े का, कॉटन का, वो आपके बहुत सारे ऐसे कंट्री थे जहां पर इंडिया और उन कंट्रियों के बीच में कॉटन का एक बड़े मेजरमेंट में कह सकते हैं, एक बड़े पैमाने पर उन सारे कंट्रियों के बीच में कपड़े को लेकर इंडिया के साथ एक बहुत बड़ा ट्रेड होता था। तो इनमें बहुत से ऐसे कंट्री थे जो इंडिया के साथ अपना व्यापार करते थे। उनमें आपका तो इसमें था आपका जावा, सुमात्रा और पेनांगा। और इसके साथ साथ जितना भी वेस्टर्न और मिडिल एशिया था, इसमें भी इंडिया के जो क्लॉथ था उसका व्यापार इंडिया के साथ लोग करते थे। तो जो 16वीं सेंचुरी थी उसमें यूरोप के जितने भी कंट्री थे वो इंडिया से अपना रॉ मटेरियल ले जाते थे, उस कपड़े को ले जाते थे और जितने भी इंडियन वीवर्स थे वो अपनी जो स्किल्स का इस्तेमाल करते थे इस कपड़े को वीविंग करने के लिए, और इस कपड़े को एक मार्केट में एक गुड प्राइस पर, एक फेयर प्राइस पर बेचा जाता था। अंडरस्टैंड? उसके बाद इंडिया का जो व्यापार था जैसे जैसे ये आगे बढ़ता चला गया, इस व्यापार में बहुत से ऐसे वर्ड आए जिन वर्डों को आज भी हम जानते हैं। जब इंडिया का यूरोपियन कंट्री के साथ बिजनेस शुरू हुआ, व्यापार शुरू हुआ, तो कुछ उस व्यापार से ही, कुछ उस ट्रेड के साथ ही कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड का भी क्या हुआ, डिस्कवरी हुई या इन्वेंशन हुआ। जैसे आपका बंडाना है, चिंट्स है, कैलिको है, ये सारे ऐसे वर्ड थे जो इंडियन टेक्सटाइल की ही देन है। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या यूरोप की जितनी भी कंपनी थी या कंट्री थे, जब उन्होंने इंडिया के साथ अपना ट्रेड करना शुरू किया, तो जो डिफरेंट टाइप ऑफ वोकेबुलरी उन्होंने यूज की, ऐसे बहुत सारे वर्ड आज भी हैं चलन में जो उसी समय के द्वारा इन्वेंशन उनका हुआ या उनकी डिस्कवरी की गई। जैसे आपका बंडाना है, आपका कैलिकट है या आपका मुसलिन है। तो ये बहुत से ऐसे वर्ड हैं जिनको हम आज भी सुनते हैं। अब मुसलिन क्या था?
इंडिया की जो कॉटन थी, जिसको फाइन क्वालिटी की मखमल कहा जाता था, वो पूरे वर्ल्ड में फेमस थी। जब यूरोपियन ने अरब की जो मार्केट थी, ईरान का एक सिटी था जिसका नाम था, तो ईरान का एक शहर था मूसोल, जब अरब के व्यापारियों के पास यूरोपियन कंट्री ने उस चीज को देखा, तो यहां पर अरब यूरोपियन व्यापारी ने इंडियन कपड़े को क्या कहा? मसलिन कहा। और इसी के साथ साथ जब आपका वास्को डिगामा इंडिया की सी रूट को डिस्कवर करता हुआ इंडिया आया और वो केरल के कालीकट तट पर पहुंचा, तो उसने मसालों के साथ साथ इंडिया की जो मखमल थी, इंडिया का जो फाइन कॉटन था, वो भी परचेज किया और उसको अपने देश ले गया। और वहां पर उस इंडियन कॉटन के जो क्लॉथ था उसका नाम पड़ा कैलीकट, यानी कैलिको, जो एक पोर्ट था उससे उसका नाम कैलिको पड़ा। यानी इंडियन मखमल को, इंडियन कॉटन को पुर्तगालीज ने क्या कहा? कैलिको। और यूरोपियन ने क्या कहा उसको? मसलिन। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे वर्ड थे जो ब्रिटिश और इंडिया के ट्रेड की वजह से ही यहां पर उनका आविष्कार हुआ। अंडरस्टैंड? इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जितनी भी थी उसने भारतीय मार्केट में बहुत सारे कॉटन को परचेज किया और इंडिया से प्रोड्यूस किया जाने वाला जो कॉटन था उसकी डिमांड इतनी थी कि उसके 5 लाख 6 लाख जो ऑर्डर थे, वो ऑर्डर की डिमांड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की होती थी और इंडिया से वो 5 लाख 10 लाख 6 लाख इतनी क्वांटिटी में कॉटन के बने क्लॉथ को यहां से परचेज करते और अपनी कंट्री में उसको सेल करते थे। अंडरस्टैंड? तो ये सारा सिनेरियो था कि इंडिया में जो भी उस समय व्यापार होता था, प्रोडक्शन होता था, उस समय कॉटन को एक फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखा गया था। कॉटन का एक ऐसा बिजनेस था जो पूरे इंडिया में उस समय बहुत ज्यादा फेमस था। कॉटन की जो क्वालिटी थी, फाइन क्वालिटी थी, उसकी जो कंपटीशन थी वो किसी और देश के कपड़ों के साथ नहीं की जा सकती थी। वो सबसे फाइन क्वालिटी का जो क्लॉथ था वो इंडियन मार्केट में ही ग्रो होता था। अंडरस्टैंड? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि इंडियन टेक्सटाइल इन यूरोपियन मार्केट। अब जो इंडियन टेक्सटाइल थी वो यूरोपियन मार्केट में उसकी क्या सिचुएशन थी? तो इंडिया से प्रोड्यूस किए जाने वाला जितना भी कैलिको था वो लार्ज क्वांटिटी में ब्रिटेन को जाता था। अब उसी समय क्या हुआ था कि 18वीं सेंचुरी में ब्रिटेन के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया था और इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू होने के बाद क्या हुआ था, ब्रिटेन के अंदर कॉटन टेक्सटाइल की और आपकी आयरन की बहुत बहुत बड़ी कंपनी वहां पर ओपन हो चुकी थी। और 1850 के आसपास जो आपका ब्रिटेन था उसको एक वर्कशॉप के नाम से जाने जाने लगा था कि वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड। इसमें इतनी सारी इंडस्ट्री ओपन हो चुकी हैं तो इसको अब हम वर्ल्ड का वर्कशॉप यानी इंडस्ट्री कह सकते हैं। सबसे पहले जो इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ था वो आपका ब्रिटेन में ही शुरू हुआ था। तो जब ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया तो अब इंडिया से या किसी और कंट्री से ओनली रॉ मटेरियल वहां पर जाने लगा। और रॉ मटेरियल के साथ साथ क्या होता था, अब वहीं पर एक फाइन क्वालिटी का वो कॉटन वहां पर बनाने लगे। तो जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे वहां पर जिन्होंने इंडस्ट्री ओपन की थी वो अपना जो कॉटन से बना हुआ क्लॉथ था, जो कपड़ा था, वो फाइन प्राइस पर उसको सेल नहीं कर पाते थे। क्यों नहीं सेल कर पाते थे? क्योंकि इंडिया का जो कैलिको था, जो कपड़ा था, वो ज्यादा फेमस था पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूरोप के कंट्रीज में। इंडिया से आने वाला जितना भी फाइन क्वालिटी का कॉटन था वही ब्रिटेन के अंदर आज भी उस समय मतलब लार्ज एक अच्छे प्राइस पर, एक फेयर प्राइस पर सेल होता था कंपेयर टू इंग्लैंड में बने हुए जितना भी कपड़ा था उसके कंपेयर। तो इससे क्या हुआ, इससे इंग्लैंड के जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे जो वहां पर उद्योग को रन कर रहे थे, ऐसे कारखानों को, इंडस्ट्री को रन कर रहे थे, उन्होंने सरकार से अपील की, गवर्नमेंट से अपील की कि इंडिया से आने वाला जितना भी कॉटन है उस पर बैन लगाया जाए, क्योंकि उसकी कॉटन की जो क्वालिटी ज्यादा अच्छी है और उसको लोग खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं कंपेयर टू हमारे को।
तो ब्रिटेन के जितने भी उद्योगपति थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने सरकार से अपील की कि इंडिया से आने वाला जितना भी कॉटन है उसको बैन कर दिया जाए। तो इसीलिए उन्होंने सरकार पर दबाव बनाया क्योंकि वो सरवाइव नहीं कर पा रहे थे। तो 1720 में ब्रिटेन की सरकार ने एक एक्ट लेके आई और उस एक्ट को कैलिको एक्ट के नाम से जाना गया। और ये जो कैलिको एक्ट था, ये एक्ट ये था कि इसमें ये लॉ पास किया गया कैलिको एक्ट के थ्रू, कोई भी इंडियन कॉटन से बना कपड़ा है, जो इंडियन कॉटन है, वो अब ब्रिटेन की मार्केट में सेल नहीं किया जाएगा। तो इससे क्या हुआ? इससे यह हुआ कि ब्रिटेन में बनने वाला जितना भी कॉटन था उसी को एक गुड प्राइस पर, एक हाई प्राइस पर ब्रिटेन की मार्केट में सेल किए जाने लगा, जिससे ब्रिटेन के लोग भी ज्यादा प्रॉफिट कमा सकें। पहले क्या था कि इंडिया से जाने वाला जितना भी कॉटन था वो ब्रिटेन के कंपेयर ज्यादा अच्छा था, इसलिए ब्रिटेन के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे। इसलिए उन्होंने प्रेशराइज किया गवर्नमेंट को, कैलिको एक्ट वो लेके आए। और इस एक्ट में क्या था कि ब्रिटेन में अब इंडिया का कोई भी जो कपड़ा था, कॉटन था, वो सेल नहीं किया जाएगा। अंडरस्टैंड? अब साथ के साथ क्या हुआ कि जितना भी इंडियन टेक्सटाइल था वो अपने आप में सुपर तो था ही, क्योंकि हमारे उस समय हमारे लोगों के पास जो एक तरह की स्किल्स थी, एक तरह की अच्छी टेक्नोलॉजी थी, और उसी टेक्नोलॉजी और उसी स्किल्स का वो अपनी यूज कर एक फाइन क्वालिटी का जो कॉटन का क्लॉथ था वो तैयार करते थे। लेकिन उस समय ब्रिटेन की जो इंडस्ट्री थी वो अपने आप में सरवाइव कर रही थी, वो इंडिया की जैसे टेक्नोलॉजी ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। तो इंडिया के जितने भी, ब्रिटेन में जितने भी व्यापारी थे वो इंडिया से बिना प्रिंट किया हुआ कपड़ा मंगाते और उसको अपनी कंट्री में प्रिंट कर बेचते, और इंडिया की जो कॉपी थी वो करने की कोशिश करते। जो इंडिया के कारीगर अपने यहां पर उनकी जो डिजाइन बनाते थे उस कैलिको पर, उस कपड़े पर जो डिजाइन बनाते थे, जो भी फाइन डिजाइन बनाते थे, इसी तरह का डिजाइन ब्रिटेन के जो कारीगर थे, ब्रिटेन के जितने भी जो आपके क्राफ्टमैन थे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उद्योगपति थे, वो अपने कपड़ों पर बनवाते और इंडिया से आने वाले कपड़े की कॉपी करने की वो कोशिश करते, ताकि वो इंडिया के जैसा ही लगे कि ये इंडिया से आया हुआ कपड़ा है और लोग उसको ज्यादा प्रीफर करें, ज्यादा उसको खरीदना पसंद करें। तो इस तरह की वो कोशिश में लगे हुए थे। अंडरस्टैंड? तो इससे तो देखो बिल्कुल एकदम हमें साफ पता चल जाता है कि इंडिया की जो कंडीशन थी वो बहुत ज्यादा बेटर थी। किसमें? क्राफ्ट इंडस्ट्री में। हम ब्रिटेन से कई गुना आगे थे। जितने भी यूरोपियन कंट्री हैं उनको हमने कपड़ा पहनने सिखाया। हम ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ का जो कैलिको है, हमारे यहाँ का जो मसलिन है, वो इतनी फाइन क्वालिटी का होता था कि विदेश से आने वाले जितने भी व्यापारी थे वो हमारे यहाँ से कपड़े को परचेज करते थे और उसको अपने यहाँ पर जाकर सेल करते थे। अंडरस्टैंड? तो डेफिनेटली हमारी जो कल्चर है, हमारा जो बिजनेस है, हमारा जो ट्रेड था वो बहुत ज्यादा वास्ट होता था, बहुत ज्यादा एक अच्छा होता था। दैट इज ए क्लियर। उसके बाद ब्रिटेन में इन्वेंशन किए जाने लगे कि इंडिया से आने वाला जो फाइन क्वालिटी का कॉटन है उसको किसी तरह से क्या किया जाए, उसको डिफीट किया जाए। इसीलिए वहां पर इन्वेंशन हुआ किसका? स्टीम इंजन का, स्पिनिंग जेनिंग का, जिसमें बहुत सारी मशीनें होती थी और वो एक बहुत सारे कॉटन के क्लॉथ को क्या कर सकती? वीविंग कर सकती थी। यानी एक ऐसी स्पिनिंग जेनिंग, ऐसी क्वालिटी की मशीन थी, एक ऐसी फाइन क्वालिटी की मशीन थी टेक्नोलॉजी के साथ, जो बहुत सारे कॉटन के क्लॉथ को इजीली वीविंग कर सकती थी। अब इंडिया में तो हाथ से ये सारी चीजें की जाती थी और धीरे धीरे वहां पर किया हुआ। फिर जो रिचर्ड आर्कराइट था उसने स्टीम इंजन का भी इन्वेंशन किया था। अंडरस्टैंड? तो इससे इन सब टेक्नोलॉजी के आने की वजह से इंडस्ट्री में जो एक तरह का मोनोपोली था वो ब्रिटेन का होता चला गया, क्योंकि ब्रिटेन के पास फिर ज्यादा ताकत थी, ब्रिटेन के पास फिर ज्यादा टेक्नोलॉजी आ गई। स्पिनिंग जेनिंग का इन्वेंशन वहां पे हुआ, स्टीम इंजन का वहां पे इन्वेंशन हुआ। तो इन सब टेक्नोलॉजी को यूज कर उसने अपने इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा रन कर लिया। और फिर जितने भी इंडियन क्राफ्टमैन थे, इंडिया का जो बिजनेस था वो धीरे धीरे क्या डैमेज होता चला गया। मीन्स कि वो ज्यादा इंग्लैंड से बनने वाला जितना भी कपड़ा था, जो क्लॉथ था, वो एक तो कम प्राइस पर बनता था क्योंकि मशीनों की हेल्प से वो बनता था।
इंडियन कारीगर अपने हैंड की हेल्प से वो सारी चीजें बनाते थे, तो उनको ज्यादा कॉस्ट उसमें लगानी पड़ती थी। जबकि ब्रिटेन का जितने भी आपके क्राफ्टमैन थे, जितने भी कारीगर थे, वो क्या करते थे, वो आपकी मशीन के हेल्प से वो सारे कपड़े की वीविंग करते थे, उसको बनाते थे कॉटन के क्लॉथ को, तो उसका प्राइस इंडियन प्राइस से बहुत ज्यादा कम होता था। इसलिए धीरे धीरे अब इंडियन मार्केट में भी ब्रिटेन से बना हुआ जो कपड़ा था वो उसकी सेल की जाने लगी, और इंडियन क्लॉथ से वो ब्रिटेन का जो क्लॉथ था वो क्या होता था, सस्ता होता था, इसलिए लोग उसको ज्यादा परचेज करना पसंद करते थे। तो इस तरह से इंडिया की जो इंडस्ट्री थी वो धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू हो गई। तो इस तरह से कॉलोनियल जो टाइम था, एक जो ऐसा पीरियड था जिस पीरियड में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर रूल किया था, उस पीरियड में उसने टेक्नोलॉजी की हेल्प से, ठीक है, उसने हमारी इंडस्ट्री को, क्राफ्ट इंडस्ट्री को और उसके लेबर को, उनके वर्कर्स को पूरी तरह से क्या कर दिया, एक तरह से रूइन कर दिया, बर्बाद कर दिया, और उसका इंपैक्ट भी इंडियन इकोनॉमिक पर पड़ा। अंडरस्टैंड? पहले क्या होता था कि पहले इंडिया से ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट थी या ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, वो लार्ज क्वांटिटी में कॉटन यहां से परचेज करती थी, और वो अपने साथ सिल्वर या गोल्ड लाते थे, सिल्वर या गोल्ड के लाते हो यहां पर, और उनके बदले में यहां से कॉटन और आपके स्पाइसेस और डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स वो ले जाते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे उन्होंने इंडिया पर अपना कब्जा करना शुरू कर दिया, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर के बाद पूरे इंडिया को उन्होंने कैप्चर कर लिया, तो इस तरह से बंगाल में या हैदराबाद में या डिफरेंट टाइप ऑफ जो एरिया था इंडिया का, उस सब पर धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या होता चला गया, कब्जा होता चला गया, इंडिया ब्रिटेन के अंडर में आता चला गया, और इस तरह से ब्रिटेन का इंडिया के जितने भी रिसोर्स थे उन पर उनका एक अधिकार होता चला गया, और धीरे धीरे उन्होंने इंडिया की जो क्राफ्ट इंडस्ट्री थी, जितने भी वीवर्स थे, उनको भी अपने अंडर में ले लिया। और अब क्या होने लगा कि इंडिया से जो फाइन क्वालिटी का जो कॉटन था वो इंग्लैंड में अच्छी मशीनों की हेल्प से उसकी वीविंग होने लगी, और उसको लार्ज क्वांटिटी में इंडिया की मार्केट में वो सेल करने लगे, जिसकी कीमत भी क्या होती थी, बहुत ज़्यादा सस्ती होती थी, क्योंकि वो मशीन के द्वारा बनाया जाता था। आज भी ऐसा होता है, यदि आप किसी टेलर के पास जाते हैं और शर्ट आप क्या कराते हैं, सिलाते हैं, तो शर्ट की कीमत क्या होती है, ज़्यादा होती है। मतलब इतने का कपड़ा आप लेंगे, 500 का आपने कपड़ा लिया और 500 की आपकी क्या होगी, सिलाई हो गई, और 1000 हो गया, लेकिन 1000 की आप इजीली कोई शर्ट जाके खरीद सकते हैं, या 500 की भी आप कोई शर्ट खरीद सकते हैं रेडीमेड, जो किसी भी कंपनी के द्वारा या जो इंडस्ट्री के द्वारा बनाई जाती है। अंडरस्टैंड? तो उसी समय भी ऐसा होता था कि हाथ से बना हुआ जो कपड़ा था उसकी प्राइस ज़्यादा होती थी कंपेयर टू जो आपकी टेक्नोलॉजी की हेल्प से बनाए गए जितने भी क्लॉथ होते थे। तो इस तरह से ब्रिटेन ने इंडिया की क्राफ्ट इंडस्ट्री, फैक्ट्री जितने भी थे, इनको उसने रूइन कर दिया। दैट इज द क्लियर। तो इस चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि कॉलोनियल पीरियड के दौरान किस तरह से इंग्लैंड ने हमारी कॉटन को यूज किया, हमारी इंडस्ट्री को रूइन किया। अंडरस्टैंड? तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए गुड बाय।